फिक्र आपकी, प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। हमारे देश की सीमा की रक्षा करने वाली फोर्स जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सुरक्षा का दायरा आज बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे पंजाब और पश्चिम बंगाल का पारा हाई हो गया है। आज हम समझेंगे कि अगर ये दुश्मनों की नाका बंदी है तो सियासत को किस बात की आपत्ति है। एनएसी पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग टनल के आखिरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। आपको बताएंगे कि जिस टनल को आपने देखा तक नहीं है उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। साथ में सेला और नूरा की वो बहादुरी की कहानी भी बताएंगे जिनकी इस टनल को लेकर चर्चा हो रही है। आज हमने कोयले की किल्लत को लेकर काली दिवाली की जो चर्चा हो रही है उस पर ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई है। दरअसल इस संकट को लेकर राज्यों के अप्रोच में भी फर्क है। इस पूरी फिक्र को आपको विस्तार से समझाएंगे और आज के लूट घर में आपको सीनियर सिटीजन्स की फिक्र दिखाएंगे। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर कोई 2 दशक तक अपने घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर सकता है? हम आपको सोसाइटी में ले चलेंगे जहां रहने वाले बुजुर्ग लाल फीताशाही और बिल्डर की धोखाधड़ी के आगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। चीन को चुनौती देने वाली वॉरशिप पर टीवी9 भारतवर्ष। बड़े जो आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। जैसे आज आप देखेंगे वो जल योद्धा जिससे चीन है डरता। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी इस ब्रिज से इसके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है। आज आप देखेंगे वो हिटमैन जिससे कांपता है ग्लोबल विलेन। अभी हम जिस डेक पर है यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और अगर आप देखें लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी भी जारी है। आज आप देखेंगे वो समुद्री संघारा जो ड्रैगन को कर सकता है दफ्न। आज आप देखेंगे टीवी पर पहली बार ऑपरेशन मालाबार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऑपरेशन मालाबार, ये वो नाम है जिसे सुनकर ही चीन की नींद उड़ जाती है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का मकसद समंदर में चीन के विस्तारवादी सपने को तोड़ना है। इस संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास का सबसे बड़ा योद्धा है सुपर पावर अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन। परमाणु शक्ति से लैस इसी जंगी जहाज पर टीवी9 भारतवर्ष सुमित चौधरी, हमारे जो सहयोगी हैं, वो पहली बार टीवी पर ऑपरेशन मालाबार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। डायरेक्ट ब्लू बैटलफील्ड से रिपोर्ट देखें। अभी हम जिस डेक पर है यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी भी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सॉर्टीज थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो थोड़ी देर में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकेंडों में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, यानी इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। और जैसे कि ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। एक्सीलेंट कवरेज। अमेरिका के इस युद्धपोत से सीधे भिड़ने की ताकत किसी भी मुल्क में नहीं है, क्योंकि 6000 जवान, एक से बढ़कर एक घातक हथियार
उपकरणों और 90 फाइटर जेट से लैस ये जंगी जहाज समंदर से आसमान तक ऐसे सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन ऐसा करना कैसे मुमकिन होता है, देखिए यूएसएस कार्ल विंसन के कंट्रोल रूम से TV9 भारतवर्ष सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक ATC के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं, और अगर आप देखें तो इसमें F-18, F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार हेलीकॉप्टर्स का जो लगातार मिशन चलता रहता है वो भी यहीं से चलता रहता है। अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा, ये डेक है। डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। आप इसको आसान शब्दों में ATC भी कह सकते हैं, यानी यहीं से सारी चीजें मेंटेन होती है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर अमेरिका में खासतौर पर जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी एक साथ काम करती हैं। इनके खासतौर पर अमेरिका में जो ना सिर्फ आर्मी में, एयरफोर्स में, बल्कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबर की होती है। अगर आप देखें तो अभी ये इंडो पैसिफिक या कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में है, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैं बता रहा था आपको कार्ल विंसन, ये सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशन चल रहे हैं, और ये लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर इन इलाकों में ना सिर्फ डोमिनेट करता है बल्कि चलता फिरता शहर है जहां से आसपास के सभी इलाकों को डोमिनेट किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी इस ब्रिज से इसके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार कौन सा एयरक्राफ्ट कब आया है, कब जाएगा, कब लैंड किया है। यह मलाबार एक्सरसाइज का 25वां एडिशन है, लेकिन इस वक्त जब चीन LAC से लेकर समंदर तक कब्जे की कोशिश में जुटा है तब ये एक्सरसाइज कितनी अहम हो जाती है, ये बात हमारे संवाददाता सुमित चौधरी ने नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानने की कोशिश की। नेवी चीफ पहली बार खुलकर बोले और बताया कि कैसे मलाबार एक्सरसाइज दुश्मनों में दहशत और दोस्तों में भरोसा बढ़ा रही है। हमसे बातचीत करने के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आज मैं आपसे ऐसे समय बात कर रहा हूं जब 25 साल हो गए हैं मालाबार को लेकर। क्या कुछ महत्व है खासतौर पे मालाबार एक्सरसाइज का, और इसके प्रभुत्व को लेकर या फिर इसके आप कह सकते हैं कि इसके वर्चस्व को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है इसको लेकर आप? जी बिल्कुल ठीक। इसको तकरीबन 30 साल हो गए हैं मलाबार को। 92 में शुरू हुआ था। ये 25वीं एडिशन है इसकी, और हमने ये जो 25वीं एडिशन 2 फेजेज़ में किए हैं। पहला फेज़ था फिलीपीन सी में, और सेकंड फेज़ हम यहाँ कर रहे हैं। और हर साल हमने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्कोप है उसको बढ़ाया है। आपको पता होगा 92 में हम 2 ही नेवीज़ थी, अब हम 4 नेवीज़ हो गए हैं। और जो इससे हमारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है एक दूसरे का, वो हम सीखते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, हमारी इंटरऑपरेबिलिटी आती है, और जो ट्रस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो ट्रस्ट उसको सर्ज नहीं कर सकते, जब कोई प्रॉब्लम होगा उस टाइम ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकते, ट्रस्ट इस टाइम बिल्ड करना है। और ये ट्रस्ट कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और ये हर मलाबार के साथ बढ़ता जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी बीते दिन तीनों से बंगाल की खाड़ी में मलाबार एक्सरसाइज कर रही है। चारों देशों की नेवी के बेड़े अपनी जंगी तैयारियां पर रख रहे हैं। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी का INS रणविजय और INS सतपुड़ा, अमेरिकी नेवी का USS कार्ल विंसन, USS लेक कैप्लान और USS स्टाकेडल, जापान की नौसेना का JS कागा और JS मुरासेम, ऑस्ट्रेलियाई नेवी का HMAS बलराट और HMAS सीरियस शामिल हुए हैं। जिनकी जंगी रिहर्सल से बीजिंग क्यों बेचैन हो उठा है उसे समझने से पहले इस एक्सरसाइज के सबसे शक्तिशाली वॉरशिप USS कार्ल विंसन की खासियत समझिए। USS कार्ल विंसन अमेरिकी नौसेना का परमाणु शक्ति से लैस वो जल योद्धा है जिसकी दस्तक भर से दुश्मनों के दिलों में संपूर्ण विनाश की दहशत भर जाती है।
इन दिनों यूएसएस कार्ल विंसन भारत, जापान और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बेड़ों के साथ बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्धाभ्यास में जंगी तैयारियां परख रहा है। मकसद है समंदर को हड़पने की साजिश रचने वाले चीन के सपने को चकनाचूर करना। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन्हीं में से यूएसएस कार्ल विंसन भी है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तानाबूद करने के लिए जाना जाता है। यूएसएस कार्ल विंसन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्ज क्लास का यह युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। इसका वजन करीब 1 लाख टन है। फ्लाइट डेक एरिया 4.5 एकड़ और स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। MK-57 MOD-3 सी स्पैरो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस पर RIM-116 रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल भी तैनात है। फलानेक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम से भी लैस है। इसके बेड़े में 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 6000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। अपनी इस ताकत के बल पर अमेरिका का ये वॉरशिप समंदर से आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि यूएसएस कार्ल विंसन से सीधे भिड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना की नहीं है। यूएसएस कार्ल विंसन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन सदर्न वॉच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे अभियानों को अंजाम दिया है। ओसामा बिन लादेन के शव को भी साल 2011 में इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से समुद्र में दफनाया गया था। अमेरिका का ये सुपर योद्धा इन दिनों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज में समुद्री ताकत दिखा रहा है, जिससे चीन घबरा रहा है। अब फिक्र सरहद की। हम और आप जब सुकून से घरों में सो रहे होते हैं, तब सीमा पर वतन के रखवाले कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। भारत की सीमा की ओर दुश्मनों की नजर न उठे, इसके लिए हमारे जवान जान की बाजी लगाए रखते हैं। हमारे उन्हीं रक्षकों में से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम हिंदी में सीमा सुरक्षा बल और संक्षेप में BSF कहते हैं। BSF की बटालियन 12 राज्यों की सीमा की रखवाली करती है। केंद्र सरकार ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। BSF अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन BSF के पावर बढ़ने से पंजाब में पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसका जवाब आज देश के गृह मंत्री ने दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कड़े शब्दों में दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सीमा पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं हुआ। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री ने आज फिर साफ कह दिया कि सरहद की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है, और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किए हैं। ये बदलाव BSF के एक्ट 1968 की धारा 139(1) के प्रावधानों के तहत किए गए हैं। अब आपको मैप के जरिए पूरा मामला समझाते हैं। अधिकार क्षेत्र में बदलाव 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है। ये राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय।
केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनमें से सिर्फ 3 राज्य असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे हैं जहां बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन राज्यों में पहले बीएसएफ बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई कर सकती थी, अब वो 50 किलोमीटर तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के कार्रवाई कर सकेगी। बाकी राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ को पूरे राज्य में कार्रवाई का अधिकार रहेगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बीएसएफ कहीं भी ऑपरेशन कर सकती है। वहीं गुजरात में बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा घट गया है। यहां पहले बीएसएफ बॉर्डर के 80 किलोमीटर अंदर के दायरे में कार्रवाई कर सकती थी, जिसे अब घटाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। राजस्थान में इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। यहां पहले की तरह ही बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर बना रहेगा। दरअसल बीएसएफ के पास भारत, बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसीलिए बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है। अब समझिए कि इस फैसले से बीएसएफ का कार्य क्षेत्र कैसे बदला है। अब बीएसएफ भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगी। संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का अधिकार भी होगा। इसके लिए उसे किसी प्रशासनिक अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक बीएसएफ के सबसे निचले रैंक का अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना सीआरपीसी के तहत कार्रवाई कर सकता है। यानी बीएसएफ के अधिकारी को अब ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है या सूत्रों से उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने यह फैसला आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया, लेकिन पंजाब में पिछले 2 दिनों में इस फैसले पर सियासी घमासान मचा। क्यों, आइए देखते हैं। सीधा सीधा आघात है, कुठाराघात है। लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है अब वो भी एसएफ सेंटर ने ले ली। यहाँ हर भाईचारे को डराने की कोशिश करके और उसको पोलराइज करने की जो है मंशा है। हथौड़ा लेके हमला किया गया है भारत की संविधान के ऊपर। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। पाकिस्तानी सीमा से सटे भारतीय इलाकों में बीएसएफ को ज्यादा पावर मिला तो पंजाब में पॉलिटिक्स का पारा हाई हो गया। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा राज्यों के अधिकार पर कब्जा करना चाहता है केंद्र। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि ये राज्य के अधिकारों में केंद्र की दखलंदाजी। मतलब सीमा से सटे इलाकों में बीएसएफ के लिए निगरानी और कार्रवाई का दायरा 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया। तो गुरुवार को सियासी बवाल जारी रहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले से अटारी से लेकर अमृतसर शहर तक कई शहरों का इलाका बीएसएफ के दायरे में आ जाएगा। यानी केंद्र सरकार एक पैरेलल फोर्स पंजाब में लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संघीय ढांचे पर सीधा सीधा आघात है, कुठाराघात है। हथौड़ा लेके हमला किया गया है भारत की संविधान के ऊपर। बीएसएफ का जो कानून है उसकी जो धाराएं हैं उसका दुरुपयोग करते हुए बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर एक समानांतर पुलिस व्यवस्था पंजाब में कायम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार कल से ही हमलावर है। आज भी पंजाब सरकार ने केंद्र पर निशाना साधने के लिए अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों को आगे कर दिया। परगट सिंह ने इस मुद्दे को लेकर सीधे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर अटैक किया। बीएसएफ के बढ़े अधिकार क्षेत्र को कम्युनल सौहार्द बिगाड़ने और वोटों की पोलराइजेशन से जोड़ दिया। वहीं पंजाब के दूसरे कैबिनेट मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि बीजेपी डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जो मंशा होती है ना 2022 की और 2024 की, उसमें इतनी क्लैरिटी है कि यहाँ हर भाईचारे को डराने की कोशिश करके और उसको पोलराइज करने की जो है मंशा है, वो उसकी क्लैरिटी है और हम वो होने नहीं देंगे। बीजेपी हर वक्त स्टेट्स को कमजोर करने के लिए इन्फिल्टर करती है उनके राइट्स के ऊपर। डर का माहौल कह रहे हैं और क्या है,
अगर आज पंजाब पुलिस अच्छे से काम कर रही है और पंजाब पुलिस ने पश्चात के अंदर टेररिज्म को कंट्रोल करने का काम अच्छे से किया है, तो आज क्या समझते हैं कि आज बीएसएफ कोई ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है आके? मौका चुनाव का है और मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल इसे लेकर रण में कूद रहे हैं। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अचानक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब राजभवन पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। पंजाब में केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार तमाम सियासी पार्टियां लामबंद हो गई हैं। बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया है उसे लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अकाली दल के द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन का इसी मुद्दे को लेकर घेराव करने की कोशिश की गई है। आप देखिए, अकाली दल के कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में जुटे हैं और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल भी यहां पर पहुंचे हैं, जो कि लगातार विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधे तौर पे राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उसका हनन करने की कोशिश ये की गई है। और यहाँ पर धरने पर अकाली दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस वक्त बैठ चुके हैं। दरअसल किसान आंदोलन के नाम पर खुद को केंद्र से अलग करने के बाद अकाली दल पंजाब में सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, किसी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाह रही है और मौका मिलते ही केंद्र और पंजाब सरकार दोनों पर हमला बोल रही है। देश है हमारा देश, जो फेडरल सेटअप है उस पर अब हमले होने लग गए। देखो, स्टेट की जो पावर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर और एग्रीकल्चर में 3 काले कानून बना के पावर ले ली। अब लॉ एंड ऑर्डर की जो पावर है अब वो भी सेंटर ने ले ली। फिर हम स्टेट क्या कर रही है? ये लड़ाई मुख्यमंत्री की होनी चाहिए। हम तो अपोजिशन में, हमारी कोई पावर नहीं है। एक स्टेट का मुख्यमंत्री चुप बैठा है। आपको बता दें कि बीएसएफ की बढ़ी शक्ति पर मचे सियासी दंगल में आम आदमी पार्टी भी कूद चुकी है और बहुत मुमकिन है कि चुनावी समर में इस मुद्दे को हवा दी जाती रहे और इसे लंबे वक्त तक जिंदा रखा जाए। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से आखिरकार सियासी बवाल क्यों मचा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अब बीएसएफ को 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। मतलब पंजाब की सीमा से लगते 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ किसी भी तरह के सर्च ऑपरेशन, रेड, गिरफ्तारियां या फिर मामले दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगी। उन्हें इसके लिए ना तो पंजाब पुलिस को सूचित करना होगा और ना ही उनसे किसी भी तरह की इजाजत लेनी होगी। हालांकि पंजाब की राजनीतिक पार्टियों का आरोप है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पंजाब के कुल 50,362 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 27,600 वर्ग किलोमीटर एरिया बीएसएफ के नियंत्रण में आ जाएगा, जिससे इन इलाकों में पंजाब पुलिस का अधिकार कम होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फजीलका जिलों का अधिकांश इलाका बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा, जबकि आंशिक रूप से होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, फरीदकोट और मुक्तसर जिलों का भी कुछ इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएगा। अब नई अधिसूचना के बाद बीएसएफ की पहुंच बॉर्डर से सटे कई शहरी इलाकों में सीधे तौर पर हो जाएगी, जबकि इससे पहले सिर्फ बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाकों में ही बीएसएफ की कानूनी पहुंच हुआ करती थी। यानी अब पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में अगर पंजाब पुलिस का कोई नाका लगाकर जांच कर रही है तो उसके बगल में बीएसएफ भी अपना अलग से नाका लगाकर जांच सर्च ऑपरेशन चला सकती है। केंद्र सरकार के इस आदेश के पीछे पंजाब में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की एक्टिविटी भी बताई जा रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के करीब 2,65,000 जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमा पर 6,300 से ज्यादा भारतीय मोर्चों पर पहरा दे रहे हैं। दिन रात हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन जब से भारतीय सीमा में ड्रोन घुसे तो सुरक्षा की फिक्र बड़ी होती गई। खासकर पंजाब में ड्रोन की हलचल ने सरकार और एजेंसियों की फिक्र बढ़ा दी।
जमीनी हकीकत यह भी है कि पंजाब में जितनी बड़ी खेप हेरोइन की बरामद हुई, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तार सीमावर्ती गांवों के लोगों से जुड़े मिले। 2020 में पंजाब सीमा पर करीब 506 किलो हेरोइन जब्त की गई, जबकि 2019 में 232 किलो हेरोइन जब्त हुई। इसके अलावा 2021 में 31 मई तक 241 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हो चुकी है। यहां खतरे की घंटी यह भी है कि ड्रोन के जरिए बॉर्डर से सटे गांवों में हथियार और ड्रग्स पहुंचाए जा रहे हैं। सितंबर 2019 में खेमकरण में ड्रोन ओवरलोडिंग के कारण क्रैश हो गया था। तब ड्रोन से AK टाइप की 5 राइफलें, 150 कारतूस और 7 पिस्तौल गिराए गए थे। दिसंबर 2020 में BSF ने कोट रजादा में 70 राउंड फायरिंग की, लेकिन ड्रोन हथियार गिराकर वापस लौट गया। 22 दिसंबर 2020 को गुरदासपुर में पाक ड्रोन ने 11 ग्रेनेड गिराए। 22 फरवरी 2021 को गुरदासपुर सेक्टर में BSF ने पाक ड्रोन पर फायरिंग की। 18 जून 2021 को पाक से ड्रोन के जरिए भेजे गए 50 पिस्तौल बरामद किए गए। 8 अगस्त 2021 को पुलिस ने ड्रोन से टिफिन बम गिराए। 2.5 किलोग्राम RDX, 5 ग्रेनेड और 100 कारतूस बरामद किए गए। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या पहले भी कभी BSF के दायरे में बदलाव किया गया था? इसका जवाब है हाँ। 1971 के युद्ध के बाद 16 किलोमीटर तक सीमा पर हुए नुकसान को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 16 किलोमीटर के दायरे को केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे घटाकर पहले 8 किलोमीटर किया और उसके बाद यह दायरा 5 किलोमीटर तक कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने इस दायरे को 50 किलोमीटर कर दिया। आपको बता दें कि BSF का मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और अब आपको BSF की विशालता और इसकी वीर गाथा के बारे में बताते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन हुआ। सीमा की रक्षा करने वाले BSF दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। इसकी 186 बटालियन है, 2,40,000 जवान हैं। ये भारत का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग। आपको बता दें कि बांग्लादेश को आजाद कराने में BSF की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 80 के दशक में जब पंजाब में अशांति चरम पर थी, तब BSF के जवानों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। BSF ने 1999 के करगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2001 में संसद हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को भी 2 साल बाद BSF ने मार गिराया। समय के साथ BSF के संगठनात्मक ढांचे में विस्तार होता रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ी। लेकिन फिक्र की बात यह है कि वोट की खातिर इस पर भी पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों में सियासत हो रही है। BSF विवाद के बाद फिक्र में जिक्र LAC के पास भारत की बड़ी तैयारी की। भारत ने चीन को आज एक और युद्ध में मात दी है, लेकिन यह युद्ध हथियारों की नहीं बल्कि सीमा पर बुनियादी विकास। सरहद पर चीन से लड़ने के लिए सेना को जितने हथियारों की जरूरत है, उतना ही जरूरत सरहद में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। और चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए भारत इस जरूरत को बखूबी समझता है। ऐसे में LAC के पास अरुणाचल में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेला टनल के आखिरी चरण के काम का उद्घाटन किया, जो चीन पर लगाम लगाने और उस पर नजर रखने में मददगार साबित होगी। ऐसे में आज हम आपको सेला टनल का रणनीतिक महत्व बताएंगे, बॉर्डर पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तैयारी दिखाएंगे और साथ ही सेला टनल से जुड़े इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे, ताकि आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर चल रही भारत की वीरता और फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी को समझ सकें। लेकिन पहले देखिए सेला टनल के निर्माण की खबर, जिससे जिनपिंग निश्चित तौर पर डरने लगेंगे। एक विस्फोट के साथ ही कल्पना के सच होने जैसा यह दृश्य हैरत अंगेज करने वाला है। वाकई ये दृश्य है हिंदुस्तान के शौर्य का, भारत के अदम्य साहस का, जिसने हिम्मत, हौसले, तकनीक और अथक मेहनत के दम पर एक बार फिर इतिहास रच दिया है। देश के दुर्गम इलाके में रणनीतिक बढ़त कायम कर ली और चीन जैसे दुश्मनों को परिचय दे दिया।
कि हिंदुस्तान में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के आखिरी चरण के काम की शुरुआत की, तो हिंदुस्तान के शौर्य और पराक्रम की कहानी फिर से आंखों के सामने आ गई। आपकी स्पिरिट इससे कहीं और ऊंची है और राष्ट्र और मानवता के हित में लगातार वह काम कर रही है। इस बात के आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपके मोटो यानी श्रमेण सर्वम साध्यम से प्रेरित मेहनत और लगन की आपकी यह भावना, मैं समझता हूं, हमारे पूरे देशवासियों, खासकर युवा साथियों के लिए अनुकरणीय है। ये वही जगह है जिसके लास्ट फेज के काम को रक्षा मंत्री ने इन इलाकों में अपने पड़ोसी देशों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। LAC से सटे इलाकों भारत के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती की तरफ पेश आई है। इस चुनौती को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार ने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बजट में 3 से 4 गुना इजाफा किया है, जिसके जरिए सड़क, टनल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसका मकसद चीन की चालबाजियों पर पैनी नजर रखना है और समय रहते पलटवार करने की क्षमता बढ़ाना है। सेला टनल हिंदुस्तान के इसी मिशन को आगे ले जा रहा है। अब आप इसे ऐसे समझिए कि LAC पर जब जब तनाव चरम पर था, तो सर्दी से ठीक पहले LAC पर हिंद की तैयारी को देख दुनिया दंग रह गई थी। तब सुलगते सरहद पर 14 महीने का राशन जुटा लिया गया। फॉरवर्ड लोकेशन में चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए तोपें पहुंचाई जा रही थी, और यह सब संभव हुआ था सरहद तक बनी सड़क और टनल के कारण। इसी वजह से अब सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का काम और तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि इस समय पूरे देश की सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 रोड पर काम जारी है, जिनमें LAC से सटे इलाकों में सबसे तेजी से रोड तैयार की जा रही है। LAC, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 54 रोड पर काम जारी है, और यह गौर करने वाली बात है। BRO जिन सड़कों पर काम कर रही है, इनमें ज्यादातर सामरिक रूप से बेहद अहम है और सेना के मूवमेंट के साथ सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को देश के बाकी हिस्सों से साल भर जोड़े रखने के लिए बेहद मददगार होंगे। जानकारों के मुताबिक BRO कुल 14,071 किलोमीटर लंबी सड़क पर काम कर रहा है। 14,071 किलोमीटर, सोचें आप, जिसमें चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के अलावा लद्दाख में 42, उत्तराखंड में 24, सिक्किम में 21, हिमाचल प्रदेश में 7 सड़कें बनाई जा रही हैं। वहीं लेह और मनाली की अगर बात की जाए, उस एक्सिस पर 3 टनल बनाए जा रहे हैं। इस एक्सिस पर 3 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बारलाचाला पास की ऊंचाई 16,000 फुट से ज्यादा है। सोचें आप, इतना ही नहीं, लाचुंगला पास की ऊंचाई करीब 16,800 फुट के आसपास बताई जा रही है, और थांगला पास की ऊंचाई 17,480 फुट बताई जा रही है। इन टनल और सड़कों को बनाते हुए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भारतीय सेना भारी भरकम हथियार और दूसरे रक्षा साजो सामान को आसानी से कम समय के भीतर बॉर्डर तक पहुंचा पाए। सेला टनल के निर्माण में इस बात की प्राथमिकता है, लेकिन इस टनल का नाम सेला कैसे पड़ा, इसके पीछे वीरता और शौर्य की कहानी है। भारत की 2 बेटियां सेला और नूरा की कहानी, जिन्हें सेना ने शहीद का दर्जा दिया। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 1,000 किलोमीटर में फैली अरुणाचल प्रदेश की भारत चीन सीमा युद्ध का मैदान बनी थी। ये इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए बदनाम है। इन इलाकों में जाने भर के नाम से लोगों की रूह कांपने लगती है, लेकिन वहां हमारे सैनिक लड़ रहे थे। चीन के सैनिक भारत की जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करके आगे बढ़ रहे थे। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग से आगे तक पहुंच गए। गढ़वाल राइफल्स के सैनिक भी चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे। गढ़वाल राइफल्स जसवंत सिंह की बटालियन थी। लड़ाई के बीच में ही संसाधन और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया।
लेकिन जसवंत सिंह ने वहीं रुकने और चीनी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। लेकिन एक अकेले जसवंत सिंह के लिए हौसला बनकर पहुंची थी हिमालय की 2 बेटियां, तवांग की 2 बहनें सेला और नूरा। चीन की शुरुआती बढ़त के बाद की लड़ाई जसवंत सिंह रावत ने अकेले लड़ी। सेला और नूरा वतन की हिफाजत कर रहे जसवंत सिंह के लिए खाना और रसद लाती रहे। साथ में जसवंत सिंह के शिकार बन रहे चीनी सैनिकों की राइफल लेकर जसवंत सिंह तक पहुंचाती रही। सेला और नूरा की मदद से जसवंत सिंह ने पूरी धरती पर राइफल बिछा दी और अलग अलग जगहों से फायर करते रहे। दिन भर चीन की सेना भारतीय सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाने में जुटी रही और नाकाम रही और आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं जुटा पाई। इस जंग में चीनी सैनिक रुक रुक कर हमला करते रहे, लेकिन जसवंत सिंह सेला और नूरा की मदद से 3 दिन के अंदर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराने में कामयाब रहे। जसवंत सिंह को तो चीनी सैनिक नहीं रोक पाए, लेकिन 2 बहनें सेला और नूरा को पकड़ने के लिए दुश्मन ने सारी ताकत झोंक दी। आखिर चौथे दिन दुश्मन कामयाब हो गए। 2 बहनों में से एक बहन सेला चीन के हत्थे चढ़ गई। 3 दिन तक चीनी सेना समझ ही नहीं पाई कि हिंदुस्तान की ओर से मोर्चे पर सिर्फ एक सिपाही और 2 बहनें तैनात हैं। लेकिन सेला को पकड़ने के बाद दुश्मन खूंखार हो उठा। दुश्मन एक बार फिर भारी पड़ा और सीधी लड़ाई में दोनों बहनें मारी गई और जसवंत सिंह भी शहीद हो गए। ये एक ऐसी शहादत है जिसने एक राइफलमैन को अमर बना दिया। 2 बहनों की बहादुरी का सम्मान करते हुए 13,700 फुट ऊंची चोटी का नाम ही पड़ गया सेला टॉप। सेला की याद में एक दर्रे का नाम सेला पास रख दिया गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।